गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय इतिहास, जिसकी ये है 7वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल मिलाकर 320 वर्षों तक शासन किया। फिर इसके बाद इन 5 वंशों का नाम दोस्तों आप लोग क्रम से याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जो कि है गुल खिले तो सलाम लोदी। गुल खिले तो सलाम लोदी, ये ट्रिक है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के नामों को एक क्रम से याद रखने की। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सलाम से हो गया सैयद वंश और लोदी से हो गया लोदी वंश। फिर इसके बाद दोस्तों किस वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया, उसके लिए आप लोग एक मोबाइल नंबर जैसा कोड ध्यान में रखिएगा, जो कि है 84 30 94 36 76। तो 84 30 94 36 76 ये कोड दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि एक मोबाइल नंबर जैसे है। तो इसके अनुसार दोस्तों गुलाम वंश ने शासन किया कुल मिलाकर 84 वर्षों तक, खिलजी वंश ने शासन किया दोस्तों कुल मिलाकर 30 वर्षों तक, और तुगलक वंश ने शासन किया कुल मिलाकर 94 वर्षों तक, और सैयद वंश ने शासन किया 36 वर्षों तक, और लास्ट दोस्तों लोदी वंश ने शासन किया कुल मिलाकर 76 वर्षों तक। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गुलाम वंश का दोस्तों दिल्ली सल्तनत में शासन चला 84 वर्षों तक, अर्थात ये स्टार्ट हुआ 1206 ईस्वी से लेकर और ये चला 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश के विभिन्न शासकों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दोस्तों शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, कुल मिलाकर 84 वर्षों तक। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गुलाम वंश, जिसे दोस्तों इलबरी वंश भी कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये पहली बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्त आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुछ उपाधियां धारण की, वे नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपाह सलाहकार, लख बख्श और हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों दिल्ली में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों अजमेर राजस्थान में। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दोस्तों दिल्ली में सूफी संतों के नाम पर। और यहां पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुतुब मीनार से लेकर, कि किसने फाउंडेशन रखी, किसने 1 फ्लोर तक बनवाया, किसने 4 फ्लोर तक बनवाया और किसने कंप्लीट किया, तो वो सभी आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया सूफी संतों के नाम पर दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहां पर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी और उसका 1 फ्लोर बनवाया।
फिर इसके बाद आया दोस्तों गुलाम वंश का अगला शासक जो कि है इल्तुतमिश। इसने दोस्तों कुतुब मीनार के कुल 4 फ्लोर तक कंप्लीट करवाया। फिर इसके बाद आया दोस्तों तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने दोस्तों कुतुब मीनार को एकदम फाइनली कंप्लीट कराया, अर्थात इन्होंने 4 फ्लोर प्लस 1 फ्लोर और बनवाया, जिसमें कुतुब मीनार में कुल मिलाकर 5 फ्लोर हो गए। तो कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा और 1 फ्लोर तक बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद आया इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का 4 फ्लोर तक बनवाया, अर्थात 1 फ्लोर पहले बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर 3 फ्लोर और बनवाए इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक ने जिसने 1 फ्लोर और बनाकर कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से दोस्तों कंप्लीट कर दिया। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने दोस्तों कुतुब मीनार की मरम्मत या रिपेयरिंग करवाई थी। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में दोस्तों लाहौर में पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों गुलाम वंश का अगला शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसका नाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। फिर इल्तुतमिश ने दोस्तों अपनी राजधानी परिवर्तित की और उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली परिवर्तित कर दी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली कर दी थी। फिर अगली बात आप लोग इल्तुतमिश से ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रणाली या इक्ता सिस्टम की शुरुआत की और इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए दोस्तों, जिसमें चांदी का सिक्का उसका नाम हो गया टंका और तांबे के सिक्कों को दोस्तों कहा गया जीतल। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए चांदी और तांबे के, जिसमें चांदी के सिक्के को कहा गया टंका और तांबे के सिक्के को कहा गया जीतल। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा इल्तुतमिश से कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1221 ईस्वी में भारत में आया पहली बार चंगेज खान। तो चंगेज खान का आगमन हुआ पहली बार भारत में 1221 में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से दोस्तों सम्मान पत्र प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दल चलीसा या इसी को कहा जाता है दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी। इस परंपरा की शुरुआत की गई दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। तो दल चलीसा या जिसे तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई इल्तुतमिश के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दोस्तों अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। फिर रजिया सुल्तान के बारे में 2 लाइन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रजिया सुल्तान का दोस्तों शासन चला था कुल मिलाकर 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक। और ईयर में वैसे देखेंगे तो रजिया सुल्तान ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के अंडर शासन किया 1236 से लेकर 1240 तक। और रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी और रजिया सुल्तान की मृत्यु दोस्तों कैथल हरियाणा में हुई थी।
रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम है दोस्तों बलबन। और बलबन के बारे में पहली चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बलबन ने एक उपाधि धारण की दोस्तों, जिसे कहा गया जिले इलाही। तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। और फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बलबन ने दोस्तों जो दल चलीसा की प्रथा है उसे समाप्त कर दिया, और बलबन अपने दरबार में नौरोज उत्सव मनाता था। और बलबन के द्वारा दोस्तों एक नीति लाई गई जिसका नाम है रक्त एवं लौह नीति। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, बलबन ने एक विभाग स्थापित किया जिसका नाम है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की गई, जो कि दोस्तों एक है सैनिक विभाग से संबंधित। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि बलबन के ही शासनकाल में दोस्तों इसके दरबार में आए आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे, और आमिर खुसरो आए थे दोस्तों एटा उत्तर प्रदेश से। और आमिर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आमिर खुसरो को दोस्तों तबला, सितार, कव्वाली की आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। और आमिर खुसरो ने 2 किताबें लिखी दोस्तों, जिनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वे किताबें हैं खजैन उल फुतुह और तुगलक नामा। तो खजैन उल फुतुह और तुगलक नामा ये किताबें लिखी गई हैं दोस्तों आमिर खुसरो के द्वारा। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम हुआ दोस्तों शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत में अगला वंश आया खिलजी वंश, जिसने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और खिलजी वंश की स्थापना की गई दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसने एक उपाधि धारण की, जो कि है दोस्तों सिकंदर ए सनी। तो सिकंदर ए सनी की उपाधि धारण की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों इसने जो विजय प्राप्त की उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में गुजरात के राजा कर्णदेव को हरा दिया, और 1301 ईस्वी में दोस्तों इसने रणथंभौर को जीत लिया था। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण करके राणा रत्न सिंह को हरा दिया। और 1307 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक गफूर, उसने देवगिरी पर आक्रमण करके दोस्तों रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। तो ये कुछ युद्ध अभियान थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर इसी क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था दोस्तों जिसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान की शुरुआत की। और इस क्रम में दोस्तों इसने पांड्य जो राज्य थे उसकी जो राजधानी थी मदुरई उसको लूटा था। तो दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान किया गया दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसमें इसने पांड्य वंश की राजधानी जो थी मदुरई उसे लूटा था दोस्तों। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सैन्य सुधार किए, जिसमें आप लोग सैन्य सुधार के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किए जिसके अंतर्गत दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की गई। दाग और चेहरा प्रथा का मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसमें घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। तो दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है
अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार सुधार भी किए, जिसके अंतर्गत यह है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था दोस्तों जिसने महंगाई या मूल्य को नियंत्रित किया। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसने महंगाई या मूल्यों को नियंत्रित किया। फिर इसी क्रम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाजार में मूल्य नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी होता था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, उसको कहा गया साहाना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस इसके बाद दोस्तों आप लोग खिलजी वंश के अंतिम शासक को ध्यान में रखिएगा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी वंश के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत में शासन किया तुगलक वंश ने, और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, कुल 94 वर्षों तक। और तुगलक वंश की स्थापना की गई दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। फिर इसके बाद तुगलक वंश का जो एक महत्वपूर्ण शासक हुआ दोस्तों जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान वो कहा गया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो कि सफल नहीं हुई, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना थी दोस्तों राजधानी परिवर्तन की, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित कर दी दिल्ली से दौलताबाद। और ये दोस्तों इसलिए की थी जिससे वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर बराबर कंट्रोल रख सके, लेकिन ये दोस्तों उसकी योजना सफल नहीं हुई। फिर इसके बाद अगली महत्वाकांक्षी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की आप लोग ध्यान में रखिएगा तांबे के सिक्के या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये भी दोस्तों इसकी योजना सफल नहीं हुई थी। फिर इसके बाद अगला योजना आपको ध्यान में रखना है दोआब कर वृद्धि, और ये भी योजना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की सफल नहीं हुई थी। और चौथा आपको ध्यान में रखना है खुरासन अभियान जो कि चलता था दोस्तों ईरान तक, और ये भी योजना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की सफल नहीं हुई थी। तो ये कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की जो कि दोस्तों असफल रही। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों दीवान ए कोही जो कि कृषि से संबंधित है इसकी स्थापना की थी। तो दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित है इसकी स्थापना की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर इसी के दरबार में दोस्तों 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने दोस्तों एक किताब लिखा जिसका नाम है रेहला, या इसी को सफरनामा भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था रेहला या सफरनामा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दोस्तों आप लोग तुगलक वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक ध्यान में रखिएगा जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फिरोज शाह तुगलक का 2 जगहों पर राज्याभिषेक हुआ, जिसमें एक स्थान हुआ दोस्तों सिंध और दूसरा हो गया दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक का 2 स्थानों पर राज्याभिषेक हुआ था, सिंध और दिल्ली में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल शिफा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था।
फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की, जो कि दान देने से संबंधित एक विभाग था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की और दीवान ए इस्तेहाक, जो कि एक पेंशन का विभाग होता है, उसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। फिर लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा फिरोज शाह तुगलक से, कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर की स्थापना की। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहरों की स्थापना की गई। फिर तुगलक वंश से लास्ट पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 1398 ईस्वी में तैमूरलंग भारत आया था। फिर इसके बाद अगला वंश आप लोग ध्यान में रखिएगा सैयद वंश, और सैयद वंश ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक, कुल 36 वर्षों तक। और सैयद वंश की स्थापना की गई दोस्तों खिज्र खां के द्वारा, और सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ आलम शाह। तो बस दोस्तों सैयद वंश में बस हमको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश है दोस्तों, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हुआ लोदी वंश। और लोदी वंश की स्थापना की गई दोस्तों बहलोल लोदी के द्वारा। और बहलोल लोदी के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी गार्डन का निर्माण करवाया था दोस्तों। और बहलोल लोदी ने दोस्तों सोने के सिक्के चलवाए, जिसको कहा गया बहलोली। फिर बहलोल लोदी के बाद दोस्तों लोदी वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, और आगरा का दोस्तों 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गज ए सिकंदरी, जो कि दोस्तों जमीन मापने का एक पैमाना होता है, इसका इजाद किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के बाद दोस्तों लोदी वंश का अगला और अंतिम शासक आप लोग ध्यान में रखिएगा इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह आपको ध्यान में रखना है कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों एक युद्ध आप लोग ध्यान में रखेंगे जो कि हुआ 1517 ईस्वी में, और इसका नाम है खतौली का युद्ध। तो खतौली का युद्ध यह हुआ 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में दोस्तों राणा सांगा विजयी हुए और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इब्राहिम लोदी मरा नहीं था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो बस दोस्तों इस क्लास से बस इतनी चीज़ यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।